जय हिंद। तो आपके लिए ये एडिटोरिया का प्रेस्टिक सेट लेकर आए हैं, जिसमें कि काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग जानते होंगे इसमें बिहार का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है, एडिटोरिया का है। ये बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट होगा, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें साइंस सब मिला हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और अपने अपने कमेंट में उसका आंसर देते जाइएगा कि कितना सही होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला सेट है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि या निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। तो कौन सा सदिश राशि है, तो ये चाल प्रवणता जो होता है वो सदिश राशि होता है। लेकिन चाल सिर्फ रहेगा तो अदिश राशि हो जाएगा। चाल रहेगा तो अदिश राशि, तापमान अदिश राशि, विद्युत धारा अदिश राशि, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका, जिसमें आ की मात्रा रहेगा ना वो ज़्यादातर अदिश राशि होता है। जिसमें आ की मात्रा रहेगा ना वो अदिश राशि ज़्यादातर होता है। लेकिन चाल प्रवणता पूछेगा तो ये सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। चलिए आगे आइए। आगे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो ये करता है शैवाल। कौन करता है? शैवाल करता है। सबसे ज़्यादा कौन करता है? शैवाल ज़्यादा करता है। जहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जहाँ पर ज़्यादा रहेगा वहाँ पर लाइकेन बहुत कम उगेगा, ठीक है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का सूचक माना जाता है लाइकेन को, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आइए, आगे का क्वेश्चन है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से होता है। आप लोग बताइएगा। इंसुलिन का स्रावन जो होता है वो अग्नाशय किससे होता है? अग्नाशय ग्रंथि से होता है इंसुलिन का स्रावन। लेकिन इससे लाइपेज का भी स्रावन होता है। इससे लाइपेज का भी स्रावन होता है, लाइपेज, ठीक है। इससे लाइपेज का भी स्रावन होता है। और ये लाइपेज जो है इमल्सिफाइड वसा को तोड़ने का काम करता है। इमल्सिफाइड वसा को तोड़ने का काम कौन करता है? ये लाइपेज करता है। और ये अग्नाशय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अग्नाशय इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन आइए। 4 नंबर में कि डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड में यूरेसिल पाया जाता है। लेकिन डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में ये यानी डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। ठीक है। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। और पूछेगा डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, तो 4 प्रकार का चीज़ पाया जाता है, ठीक है। एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और एक है गुआनिन, ठीक है। ये यूरेसिल की जगह गुआनिन पाया जाता है डीएनए में, और आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल थाइमिन की जगह, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छा से। पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत लाभ होगा। और ऐसा सेट लाते रहेंगे। इसका सेट पूरा लाएंगे हम। उसके बाद से वो नया बुक जो आया है, एडिटोरिया का न्यू बुक जो आया है बिहार दरोगा का, वो उसका भी, जिसमें 70 क्वेश्चन रहता है सेट, वो करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे 5 नंबर में आइए। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव का रंग लाल होता है। तो आप लोग जानते होंगे इसमें मानव का रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है। और ये मच्छर काटने से मलेरिया होता है, जिसमें प्लेटलेट्स कम जाता है। ये रक्त में ही पाया जाता है सीरम, ठीक है, सीरम। और WBC तो आप जानते होंगे, WBC। चलिए आगे आइए। आगे क्या है? आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्ति लिपि लिखा जाता था। तो किस
लिपि में लिखा जाता था। किस तरह से लिखा जाता था? तो ये लिखा जाता था, पहली पंक्ति दाएं ओर से बाईं ओर, और दूसरी पंक्ति जो है बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। ठीक है, ये लिखा जाता था, देख लीजिए, पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति लिखा जाता था बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। आप लोग पूरा ध्यान से सिर्फ देखते जाइए, सारा क्वेश्चन इनमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सेट है इडुटेरिया का 5000 प्लस का क्वेश्चन। चलिए आई 7 नंबर, प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, तो प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। लेकिन आपसे पूछेगा कि दूसरा बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो सवाकामी था। कौन था? सवाकामी। और तीसरा पूछेगा तो मोगली पुत्र गोसाल था तीसरा। ठीक है, और ये जो आपसे चौथा पूछेगा तो चौथा था वसुमित्र। चौथा कौन था? वसुमित्र। ठीक है, ये मोगली पुत्र गोसाल नहीं, मोगली पुत्र तीक्ष्ण होगा। ठीक है, गोसाल भी एक मोगली पुत्र तीक्ष्ण है, तो यहाँ मोगली पुत्र तीक्ष्ण होगा। और पहला हुआ था राजगीर में। ठीक है, पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। चलिए आगे, वो कब हुआ था? 483 में। 483, उसके बाद 383, उसके बाद 255, उसके बाद पहली शताब्दी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे 8 में, निम्नलिखित में एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। प्राकृतिक बंदरगाह एक नहीं है, इसमें आपको चूज करना है। तो कोचीन है, विशाखापट्टनम भी है और मुंबई भी है, जिसमें चेन्नई नहीं है। ठीक है, चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। कोचीन है, विशाखापट्टनम है और ये मुंबई भी है, लेकिन चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। आइए आगे क्वेश्चन है, आगे घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाया था? तो आप लोग ये जानते हैं वो किसने अपनाया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाया था। ठीक है, घेरे की नीति और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा अपनाया गया था। चलिए आगे 10 में है, वामपंथी विचार पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ था। और 1941 में आपको घटना बता देते हैं, 41 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था। ठीक है, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला 1941 में किया था। 1941 में। और 1938 का बताते हैं, 1948 में जो संतूर वादक पंडित रविशंकर थे, उनका जन्म हुआ था 1938 में। ठीक है, 1938 में बता देना चाहते हैं कि संतूर वादक पंडित रविशंकर का जन्म हुआ था 1938 में हुआ था। 1938 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आगे 11 में, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक निम्नलिखित में कौन से हैं? तो आप लोग जानते होंगे, ये सभी लोग जानते होंगे, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अटलांटिक महासागर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मछली होता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है, जिसका लंबाई 11,022, जिसका गहराई 11,022 हो जाएगा। 11,022 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे 12 नंबर में सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करना है, जिसमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान और ये देश के इसमें क्या करना है? तो इसमें सटीक चिन्ह लगाना है। ठीक है, चलिए 12 का आप, ठीक है, देखिए आप लोग आंसर भी कमेंट करिएगा। 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 12 का बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, जिसमें कि कैंटरबरी हो जाएगा कहाँ का? न्यूजीलैंड का। कैंटरबरी कहाँ का हो जाएगा? न्यूजीलैंड का हो जाएगा। लेकिन पुस्ताज हो जाएगा हंगरी का। पुस्ताज हंगरी का हो जाएगा। और बेल्स हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। बेल्स हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और पंपास हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, ये पंपास कहाँ का है? एक सेकेंड, ये ऑप्शन इसका बी नंबर होगा, 12 का बी नंबर होगा, जिसमें कि 1 का
3 होगा, ठीक है। न्यूजीलैंड और 2 का बी होगा, 2 का बी हंगरी हो जाएगा। और सी का 4 होगा, ठीक है। सी का 4 होगा और पंपास अर्जेंटीना का है, ठीक है। चलिए आप लोग एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। आइए आगे। आगे क्या है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का गीत था वंदे मातरम, जो कि स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। 1942 में, 1905 में। और सहयोग आंदोलन आपसे पूछेगा तो 1920 में। खिलाफत आंदोलन पूछेगा तो 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछेगा तो 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था? 1930 के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए आगे है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? तो कब स्वीकार किया गया था? तो आप लोग जानते होंगे, ये स्वीकार किया गया था 3 जून 1947 को स्वीकार किया गया था। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? तो 3 जून 1947 को इसे स्वीकार किया गया था, ठीक है। आइए आगे आइए। आगे क्या है? आगे आइए क्या है? आगे निम्नलिखित में से कौन सा संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है? वह संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद का अभिन्न अंग होता है। तो इसका आंसर आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा, ये राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे। आगे क्या है? आगे संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर होता है? तो व्यक्ति मताधिकार। किस पर होता है? व्यक्ति मताधिकार पर होता है संविधान सभा का चुनाव, ठीक है। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसका राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति पद जो है वो किस अनुच्छेद में? तो 52 अनुच्छेद में। उस पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? तो 61 में, ठीक है। चलिए आगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के मध्य संबंधी संबंधों को दर्शाता है? विधायी संबंधी को दर्शाता है। तो 17 का हो जाएगा, 17 का हो जाएगा ए सी, ठीक है। भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 1, ठीक है। किसको दर्शाता है? विधायी संबंधों से संबंधित संघ या राज्य के विधायी संबंधों के संबंधित को दर्शाता है, ठीक है। 17 नंबर। आगे आइए। आगे क्या है? आगे कि 18 नंबर में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? बताइएगा आप लोग, ऑप्शन में आंसर कमेंट करिएगा। ये होगा जाएगा इसका आंसर 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 को, ठीक है। और ये जो 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1991 में हुआ था। 1991 में हुआ था। इसमें क्या था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में नामित किया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में नामित किया गया था 69वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। आइए 63वां संविधान संशोधन, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था 71वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 3 भाषा जोड़ा गया था। नमक इसका ट्रिक है, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। चलिए आइए आगे। 19 नंबर की नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियाट कौन था? तो कौन था? आप लोग बताइए आंसर कमेंट में। ये नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियाट आपसे पूछ लेगा तो हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार
स्वीकार हुए पहली बार स्वराज शब्द प्रयोग किया था। स्वराज शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? स्वराज शब्द, तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ठीक है, ये ब्रह्म समाज का संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, जो 1828 में किए थे उसका ब्रह्म समाज का स्थापना, और 1829 में ये सती प्रथा का अंत किए थे। और धन का निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी दिए थे, वो बटी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी दिए थे। आइए आगे 21 में, श्रम गहन उद्योग क्या है? श्रम गहन उद्योग क्या है? तो जिसमें ज़्यादा श्रमिक लगेगा, इसीलिए उसे यानी अधिक 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 श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसीलिए श्रम गहन कहा जाता है उसे। आगे है, आगे क्वेश्चन है 22 नंबर, निर्धनता का दूसरक की अवधारणा किसने दिया था? दूसरक की अवधारणा, निर्धनता की दूसरक की अवधारणा किसने दिया था? तो ये दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था रेगर नर्क्स के द्वारा, रेगर नर्क्स के द्वारा दिया गया था, रेगर नर्क्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे। आगे है वेदत्री में कौन सा वेद आता है? वेदत्री के अंतर्गत 3 वेद आता है। ठीक है, वेदत्री के अंतर्गत 3 वेद आता है, जो कि आप जानते हैं अथर्व वेद को छोड़कर, अथर्व वेद को छोड़कर, जिसमें अथर्व वेद नहीं है वे मार दीजिए, जिसमें अथर्व वेद नहीं है वे मार दीजिए। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। और आप ये संगीत वाला वेद कौन कौन सा है? तो साम वेद, साम का अर्थ होता है गान। ठीक है, ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ये त्रैवेद के अंतर्गत आता है 3 गो। ठीक है, अथर्ववेद छोड़कर। वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, उपनिषद की संख्या कितना है? उपनिषद कितना है? 16 है। ठीक है, उपनिषद 18 108 हो जाएगा। उपनिषद कितना हो जाएगा? 108। महाजनपद पूछेगा तो 16, महाजनपद पूछेगा तो 16 बताएगा। आगे मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को कौन दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र दर्शाता है। ठीक है, और ये लॉरेंज वक्र जो दर्शाता है धन के वितरण में असमानताएं को दर्शाता है, धन के वितरण में असमानता को दर्शाता है लॉरेंज वक्र, लेकिन फिलिप वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, आइए 25 नंबर, बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाया जाता है? तो आप लोग बताएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड, उत्तराखंड। हिम प्रहरी योजना का शुरुआत किसने किया? तो ये उत्तराखंड ही किया था, उत्तराखंड ही किया था। आगे आइए, आगे। और ये जम्मू कश्मीर का बता देते हैं। जम्मू कश्मीर का इतिहास का वर्णन राज तरंगिणी पुस्तक कल्हन, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हन राज तरंगिणी में इसका वर्णन है, और इसका परिसीमन रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा करवाया गया था जम्मू कश्मीर का। ये 26 नंबर, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ये 26 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो इनमें से सभी ओजोन परत संरक्षण और ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन का कारण था, जलवायु परिवर्तन का कारण था। ओजोन परत संरक्षण किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से ये संबंधित है मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल। किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल, जिसका हुआ था कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है। पहला वहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1987 में, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ओजोन परत से संबंधित है। लेकिन आपसे पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग से कौन सा संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, जो 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था। 2005 में जाके ये प्रभावी हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छा से, क्योंकि सारा ऑप्शन का हम डिस्कशन दे रहे हैं। चलिए आगे आइए। प्रत्यक्ष कर, आपसे पूछेगा प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर कौन हो जाएगा? तो व्यक्तिगत कर और निगम कर, ये प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इसका आंसर आप मार दीजिएगा बी नंबर। ठीक है, ये दोनों व्यक्तिगत कर और निगम कर दोनों प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आइए 28 नंबर, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी जो शब्द दिया था वो हैकल के द्वारा दिया गया था, पारिस्थितिकी शब्द हैकल के द्वारा दिया गया था। लेकिन आपसे पूछेगा, ये आंसर हो जाएगा बी, लेकिन पूछेगा लीडमान 10% का सिद्धांत किसने दिया था? 10% का सिद्धांत लीडमान के द्वारा दिया गया था। 10% का सिद्धांत किसने दिया था? तो लीडमान दिया था। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो हैकल दिया था। किसने दिया था? हैकल। किसने दिया था? हैकल दिया था।
29 नंबर में आइए, 29 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है, तो किस में हो जाएगा, लकड़ी, इसमें किस में हो जाएगा, लकड़ी में हो जाएगा, लकड़ी में हो जाएगा। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, लेकिन प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, जिसमें लकड़ी में इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा ध्वनि की चाल। आइए आगे 30 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है एक अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी एक अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी एक अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए आइए 31, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह आपसे पूछेगा तो थाइलोफाइटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा हो जाएगा। और ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, आप देखे होंगे आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता हुआ, जे आर्थ्रोपोडा जैसे कॉकरोच हो गया, ये सब कॉकरोच जो है ऑर्थोपोडा के संघ के अंतर्गत आता है, जिसमें कि ऑर्थोपोडा मतलब मूड़ी अलग होता है और पेट अलग, यानी मूड़ी से पेट ज्वाइंट बहुत कम मात्रा में रहता है, उसे ऑर्थोपोडा के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। आइए आगे, ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा हो जाएगा, हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड, आप देखेंगे हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। सबसे ज़्यादा गुप्त उष्मा किस में होता है, तो वाष्प में यानी जल में, ठीक है। आइए आगे 33 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो चलिए ये हरित क्रांति खाद्य से उत्पादन से सुमेलित है, ठीक है। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति बिल्कुल सही है। ये उद्यान से सुनहरी क्रांति, उद्यान से सुनहरी क्रांति ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन आपसे ये कुक्कुट का पालन जो है ये भूरी क्रांति से नहीं है, ये गलत है। हरित क्रांति का शुरुआत 1966-67 में हुआ था। अगर आपसे पूछेगा विश्व में हरी क्रांति का जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग थे, नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। और MS स्वामीनाथन थे भारत में, MS स्वामीनाथन कहाँ के थे, भारत के थे। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आप अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहेंगे। ये सेट का प्रेस्टिज पूरा करवा देंगे हम, पूरा बुक का ये जो बुक है ट्यूटोरियल 500 प्लस, उसके बाद न्यू वाला बुक का करवा देंगे। चलिए आगे 34 नंबर है, 2011 का जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य घटते क्रम में, तो 34 का हो जाएगा, घटते क्रम मैंने पूछ रहा है तो 34 का बी हो जाएगा, घटते क्रम में 34 का बी हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड। चलिए क्या बता रहे थे इसमें, जब 2011 का जनगणना के अनुसार घटते क्रम में आपको बताना है लिंगानुपात, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। जिसमें केरल का आपसे पूछेगा तो कितना था, केरल का था 1084, केरल का था 1084, केरल का कितना था 1084, और 967 था तमिलनाडु का, 967 तमिलनाडु का, और 993 996 था तमिलनाडु का, 996 तमिलनाडु का। 1 मिनट, ये था 1084 कितना किसका था, केरल का था, और 996 था किस, तमिलनाडु का, और आंध्र प्रदेश का था 993। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका था, तो 1106 बिहार का, 1106 बिहार का। न्यूनतम था 17 अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आगे आइए 35 में है मिलान करना है, ठीक है। कौन सा सुमेलित है, आपको मिलान कर देना है, सुमेलित का मिलान करना है, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। आइए 35 का आंसर डी होगा, यानी 1 के 2 होगा, ठीक है। तिलैया परियोजना किस नदी पर, बराक नदी पर। तिलैया परियोजना किस नदी पर,
बराक नदी पर तिरैया परियोजना हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछेगा कि पंचेत बांध कौन सा? पंचेत बांध दामोदर नदी, पंचेत बांध दामोदर नदी। लेकिन बाण सागर परियोजना हो जाएगा सोन नदी, बाण सागर परियोजना सोन नदी। और रंजीत सागर बांध परियोजना हो जाएगा रावी नदी। रंजीत सागर परियोजना कौन सा नदी? रावी नदी हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आइए 36 में निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्र है? तो पराग्वे। कौन है? पराग्वे। कौन सा स्थल रुद्र है? पराग्वे है। और सर्बिया है, सोमालिया है, क्रोएशिया है, ऑस्ट्रिया है। ये सब कौन से स्थल रुद्र देश, मतलब स्थल से घिरा हुआ, चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ देश कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा 36 के बी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे है ग्रेट कैनियन घाटी निम्नलिखित में किस नदी धारा से बनी तंग घाटी है? ठीक है, तो बताएगा इसका आंसर 37 का बी हो जाएगा। ठीक है, कोलोरेडो हो जाएगा। ग्रेट कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? तो कोलोरेडो से। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे 38 निम्नलिखित में से कौन सी सीमित भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? पंचायती राज से कौन संबंधित नहीं है उसमें बताना है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा संबंधित नहीं है, आप लोग बताइएगा। 38 नंबर का आंसर हो जाएगा इसमें 38 का डी हो जाएगा। 38 का डी हो जाएगा। 38 का डी हो जाएगा। ठीक है, थुंगन समिति संबंधित है, एलम सिद्धवी समिति संबंधित है, और ये बलवंत राय मेहता समिति भी संबंधित है। सुंगत समिति 1988 में बना था लगता है। ठीक है, आइए आगे आइए। आप लोग आंसर कमेंट जरूर करते जाइएगा। ठीक है, आंसर कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तब पता लगेगा आपकी कितना हम सही बनाए हैं। ठीक है, फिर बाद में आप मिला भी सकते हैं कि हम कितना सही बनाए हैं, कितना सही था। इसीलिए सारा का ऑप्शन का आप कमेंट आंसर ज़रूर करिए। ठीक है, जिससे आपको भी पता चले कि हाँ हम कितना बनाए थे। चलिए आगे चलिए। 38 हो गया था, 39 में चलिए। 39 में चलिए। 39। ठीक है, आप लोग को आंसर कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। 39 में आइए। 39 में क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था किया गया था? सिखों का पृथक निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो डी 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। और 1919 में आया था मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। ठीक है, 1900 में मार्लो मिंटो सुधार, 1909 में मार्लो मिंटो एक्ट आया था, 1909 में आया था। चलिए आगे है 40 नंबर। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू नहीं किया था? तो ये प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू नहीं किया था। इसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और प्रारूप समिति का जांच किसने किया था? तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसी ने किए थे। आइए 41 नंबर में क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्यु दंड के सजा में दुर्बल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज, जो कब किया गया था? 1980 में किया गया था। 1980 में किया गया था। ठीक है, आइए आगे। लव स्मैश सर्विस शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लव टेनिस से। किससे संबंधित है? लव टेनिस से संबंधित है। फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। और हॉकी में कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में कुल कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। ठीक है, कबड्डी में कुल कितना? 7 खिलाड़ी। खो खो में कितना? 9 खिलाड़ी। फुटबॉल में 11 गो। रग्बी फुटबॉल में 15 गो। ठीक है, आइए आगे। 15 में टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र से है? पर्यावरण से संबंधित है। और साहित्य से नोबेल पुरस्कार भी संबंधित है। मान बुकर पुरस्कार भी संबंधित है। सरस्वती पुरस्कार भी संबंधित है, जिसमें मान बुकर सम्मान का स्थापना हुआ था 1963 में, नोबेल पुरस्कार का 1901 में। उसके बाद सरस्वती सम्मान का हुआ था 1991 में। सरस्वती सम्मान का 1991 में किया गया था। ठीक है, आप लोग। और एक खेल से संबंधित ध्यानचंद्र पुरस्कार था, खेल से
ध्यानचंद पुरस्कार संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे बहुत फैक्ट इसमें बताते हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ ध्यान रखिएगा तो बहुत हो जाएगा। चलिए आगे है 44। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो आप लोग बताएगा इसको तेलुगु भाषा को। तेलुगु भाषा को शास्त्रीय भाषा है। तेलुगु शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना है? 6। तेलुगु एक शास्त्रीय भाषा है। इस शास्त्रीय भाषा का दर्जा इसे 2008 में दिया गया था। तेलुगु भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में दिया गया था। ठीक है, 2008 में दिया गया था। सबसे पुराना पूछेगा तो तमिल हो जाएगा। सबसे पुराना तमिल इस 2004 में इसे दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय भाषा का। और सबसे न्यूनतम पूछेगा तो 2014 में दिया था इसको उड़िया को। उड़िया सबसे न्यूनतम ये न्यूनतम हो जाएगा शास्त्रीय भाषा उड़िया। ठीक है, चलिए बहुत बता दिए इसमें, आप लोग सिर्फ ध्यान रखिएगा तो बहुत क्लियर होगा। हर शिफ्ट में इतना देंगे तो बहुत क्लियर बताएगा। सारनाथ के धम्यक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ के धम्यक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो 45 का आंसर हो जाएगा मौर्य काल। 45 का आंसर हो जाएगा मौर्य काल। मौर्य काल। ठीक है, ये धम्यक स्तूप का निर्माण कराया था अशोक। किसने कराया था? अशोक। धम्यक स्तूप का निर्माण अशोक कराया था लगभग 500 ईसा पूर्व में। कब? 500 ईसा पूर्व में। शुंग वंश के संस्थापक पुष्मति शुंग। ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? पुष्मति शुंग थे। और मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे क्या है? चंद्रगुप्त बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो इसमें अभिलेख बताना है, ये हो जाएगा महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख। कौन सा अभिलेख? महास्थान अभिलेख। ठीक है, इसमें बताते हैं आपको कि आपसे पूछेगा हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो कलिंग राजा खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख पूछेगा तो हो जाएगा पुलकेश। ये जूनागढ़ पूछेगा तो ये होगा रुद्रदामन का। और एहोल अभिलेख पूछेगा तो पुलकेशनिक द्वितीय हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख पूछेगा तो ये नरेश यशोवर्मन हो जाएगा। और नासिक अभिलेख पूछेगा तो गौतमी बलश्री हो जाएगा। और भीतरी अभिलेख पूछेगा तो स्कंद गुप्त हो जाएगा। ठीक है, स्कंद गुप्त हो जाएगा। आइए 47 के चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? तो इसका राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। क्या था? बाघ था। बाघ था। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन और है, कुछ क्या 2 क्वेश्चन और होगा। आइए आगे क्या है? एलोरा की गुफाएं का संबंध किस धर्म से है? एलोरा का गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध जैन हिंदू तीनों से। बौद्ध जैन हिंदू तीनों से। और ये यूनेस्को में घोषित किया गया था उसे 1983 में। चलिए आगे गांधी। आइए गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, कहाँ जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह में जोड़ा गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान इसे जोड़ा गया था। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था और नमक सत्याग्रह आंदोलन में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे है भारत में मुस्लिम शासकों को भारत में मुस्लिम शासक को किस शासक ने प्रारंभ किया था? ठीक है, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो इसने मोहम्मद गौरी किया था। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत के ये गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, उसके बाद ये इल्तुतमिश वास्तविक नींव डाला था। दिल्ली सल्तनत का ये गुलाम वंश का वास्तविक नींव कौन डाला था? इल्तुतमिश डाला था। मोहम्मद गौरी कब बना था? तो 1173 में बना था गौर का शासक। ठीक है, 75 में पहला आक्रमण, दूसरा आक्रमण 78 में किया था भारत पर 1100। और कुतुबुद्दीन ऐबक तो बताए थे इसने 1206 में गद्दी पर बैठा। 1210 में से मृत्यु हो गया था चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर। इसका ये 8 माह के लिए आराम सा बने थे शासक। ठीक है, 8 माह के लिए बने थे आराम सा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको इस सेशन अच्छा जरूर लगा होगा और ऐसा सेशन आपके लिए देते रहेंगे। हर टॉपिक का इसमें करवा देंगे पूरा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेहनत लगता है हमको भी वीडियो बनाने में, इसीलिए आपके लिए करते हैं। आप लोग भी हमको सपोर्ट जरूर करिएगा। आप लोग के सपोर्ट से ही हमको सपोर्ट मिलेगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है हमको वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलिए।